प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आप सांख्यिकी पाठ के अंतर्गत सीख चुके हैं कि सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, कुछ निश्चित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए संख्याओं का संग्रह करते हैं। और संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं? आंकड़े। और ये जो आंकड़े हम एकत्र करते हैं ये मूल रूप से अव्यवस्थित होते हैं, और उन अव्यवस्थित आंकड़ों से सूचनाएं हम तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं? इन कच्चे आंकड़ों से, इन अव्यवस्थित आंकड़ों से हम आंकड़ों को व्यवस्थित करते हैं ताकि हम सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सकें। और आंकड़ों को व्यवस्थित करने की कौन सी विधियां हैं? तो आंकड़ों के व्यवस्थित करने की दो विधियां हैं। कौन कौन सी? कि हम उन्हें आरोही अवरोही क्रम में कर लें। जब हमारे पास आंकड़े कम मात्रा में हों तो हम क्या करते हैं कि उन्हें आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। और अगर हमारे पास आंकड़े ज़्यादा मात्रा में हैं तब हम क्या करते हैं? तब हम उनको वर्गीकृत करते हैं। तो प्राप्त आंकड़ों से कुछ विशेष सूचनाएं तुरंत प्राप्त करनी हो तो हम क्या करते हैं? मिलान चिन्ह लगाते हैं, यानी टैली चिन्ह, और उससे क्या बनाते हैं हम? सारणी, जिससे कि हम अपनी सारणी के रूप में आंकड़ों को प्रस्तुत करके सूचनाओं को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आज के पाठ में सांख्यिकी के अंतर्गत ही हम सीखेंगे कि आंकड़ों को किस प्रकार हम सुंदर, सरल और सहज तरीके से, आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं पिक्टोग्राफ बनाकर, यानी चित्रारेख। और आंकड़ों का हम बार डायग्राम या दंडारेख कैसे बनाएं, या फिर मिश्रित दंडारेख किस प्रकार बनाया जाता है, और आंकड़ों को कैसे हम आकर्षक रूप में सरल सहज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, एक पिक्चर देखते हैं जो कि एक पिक्टोग्राफ की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि एक पिक्चर दी हुई है, और इस पिक्टोग्राफ में एक अलमारी है जिसमें कि कुछ पंक्तियां हैं। पंक्तियों में कुछ पुस्तक के चित्र बने हुए हैं जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि पहली पंक्ति में कितने हमारी पुस्तकें हैं, दूसरी पंक्ति में कितनी पुस्तकें हैं, तीसरी पंक्ति, चौथी और पांचवी पंक्ति में कितनी कितनी पुस्तकें हैं। यहाँ पर प्रत्येक पुस्तक का चित्र जो है वो एक पुस्तक को प्रदर्शित कर रहा है। तो आप इस पिक्टोग्राफ या चित्रारेख को देखकर आसानी से अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और तुरंत सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आप आसानी से बता देंगे कि पंक्ति 4 में पुस्तकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और अगर मैं ये आपसे कहूं कि पुस्तकों की संख्या किस पंक्ति में सबसे कम है, तो ये भी आपको चित्र देखकर पता चल रहा है कि पंक्ति 3 में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। और अगर मैं ये आपसे कहूं कि किस पंक्ति में 3 पुस्तकें हैं, तो ये आप देखकर जान ही गए होंगे कि किसी भी पंक्ति में 3 पुस्तकें नहीं हैं। तो आपने देखा कि पिक्टोग्राफ के द्वारा हम आंकड़ों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करके किस तरीके से सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पिक्टोग्राफ में क्या करा जाता है कि आंकड़ों का प्रदर्शन चित्रों के माध्यम से करते हैं, और उस पिक्टोग्राफ की व्याख्या करके हम प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों, इस पिक्टोग्राफ को हम बनाएं कैसे, अब हम ये सीखेंगे। बच्चों, पर्यावरण को आप ध्यान में रखते हुए अपने गांव, अपने स्कूल में पेड़ पौधे तो लगाते ही होंगे। तो चलिए पिक्टोग्राफ बनाने के लिए हम कोई दैनिक जीवन का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिया गया है कि वन महोत्सव सप्ताह में बच्चों के द्वारा अपने गांव में, अपने स्कूल में 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के मध्य पौधे लगाए गए हैं, जिसको कि सारणी में प्रदर्शित किया गया है। अब इन आंकड़ों को हम
किस तरीके से आकर्षक रूप में दिखा सकें पिक्टोग्राफ के द्वारा, चित्रारेख के द्वारा। तो चलिए ये हम सीखते हैं। पिक्टोग्राफ बनाने के लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आपके पास आंकड़ों की संख्या ज़्यादा है, जैसे कि यहाँ पर 7 जुलाई को 50 पेड़ लगाए गए हैं या 1 जुलाई को 10 पेड़ लगाए गए हैं। अब अगर आपको चित्र बनाना है पौधों का, तो आप क्या करेंगे कि अगर हम 50 पौधों के चित्र बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हम इतना कॉपी पे नहीं बना पाएंगे। तो फिर हम क्या करते हैं कि पैमाना मानते हैं कि हम एक चित्र बना रहे हैं, वो एक चित्र प्रदर्शित कर रहा है 10 पौधों को। इस तरीके से हम आसानी से चित्रों के माध्यम से पिक्टोग्राफ बना सकते हैं और सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पैमाना माना है हमने कि एक पौधे का जो चित्र है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, 10 पौधों को। तो हम 1 जुलाई को हमने 10 पौधे लगाए हैं, तो हमने वहां पर क्या किया कि वहां पर हमने एक चित्र प्रदर्शित कर दिया। अगर हमने 2 जुलाई की बात करें तो 2 जुलाई को हमने 20 पौधे लगाए हैं, तो हमने 2 चित्र प्रदर्शित कर दिए, 2 चित्र बना दिए जो कि 20 पौधों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास 7 जुलाई की देखें तो 7 जुलाई को हमने 50 पौधे लगाए और उसके लिए हमें कितने चित्र बनाने होंगे, 5 चित्र पौधों के, क्योंकि हमने पैमाना माना है कि एक पौधे का चित्र 10 पौधों को प्रदर्शित करता है। तो चलिए बच्चों, इसको और अच्छे से सीखते हैं और इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं, एक सरल तरीके से खेल खेल में पढ़ाई। ये देखिए, हम यहाँ पर एक पिक्टोग्राफ का एक ये टेबल बनाई है पिक्टोग्राफ बनाने के लिए, और ये टेबल आप आसानी से बना सकते हैं। पिक्टोग्राफ में क्या होता है कि हमने ये 2 खाने लिए हैं। एक जो है वो दिनांक के लिए है कि 1 जुलाई, 2nd, 3rd, 4th जुलाई को हमने कितने पौधे लगाए हैं, तो यह दिनांक के लिए होगा। दूसरा है पौधों की संख्या। अब एक पौधे का चित्र जो है वो 10 पौधों को प्रदर्शित करता है। तो हम आसानी से इस तरीके से खेल खेल में भी, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन के साथ भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1 जुलाई को 10 पौधे लगाए गए हैं तो हम कितने चित्र रखेंगे, 1, और ये 10 पौधों को प्रदर्शित करेगा। 2nd जुलाई को हमारे कितने पौधे लगे हैं, तो 2nd जुलाई को 20 पौधे हैं, तो हम ये 2 चित्र रखेंगे। 3rd जुलाई को 40 पौधे, तो हम कितने चित्र रखेंगे, 4। ये देखिए कितनी आसानी से हम खेल खेल में भी ये सीख सकते हैं। 4 जुलाई को 30 पौधे, तो कितने चित्र रखेंगे, ये हो गए 3 चित्र। 5 जुलाई को 20 पौधे, 2 चित्र। 6 जुलाई को 30 पौधे, तो हम यहाँ पर 3 चित्र रखेंगे। और 7 जुलाई यानी 7 जुलाई को कितने हमने पौधे लगाए हैं, 50 पौधे, तो 50 पौधे के लिए क्या होगा, 5 चित्र इस तरीके से हमें रखने। तो देखा, हमारा पिक्टोग्राफ तैयार हो गया, वो भी खेल खेल में। अब इससे सूचनाएं प्राप्त करना कितना आसान है। आप इसको देख के आसानी से बता सकते हैं कि किस दिन आपने सबसे ज़्यादा, यानी बच्चों के द्वारा जो गांव में, स्कूल में पौधे लगाए गए वो किस दिन सबसे ज़्यादा लगाए गए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 7 जुलाई को 50 पौधे लगाए गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। सबसे कम पौधे किस दिन लगाए गए हैं, तो 1 जुलाई को सबसे कम पौधे लगाए गए। आप ये भी बता सकते हैं कि किस दिन लगाए गए पौधों की संख्या समान है। तो देखिए 4 जुलाई को और 6 जुलाई को हमने 30-30 पौधे लगाए हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इस केवल चित्र को देखकर ही बता सकते हैं। और देखा, हमारे आंकड़े कितने आकर्षक बन गए, सुंदर और आकर्षक। तो पिक्टोग्राफ के द्वारा हम ये आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पिक्टोग्राफ में
आपने देख लिया एक प्रॉब्लम होती है। पिक्टोग्राफ में एक ये समस्या आ सकती है कि जब आप चित्र बनाएं तो चित्र कुछ थोड़ा मुश्किल हो, या आपको बनाने में थोड़ी सी असुविधा हो, या अच्छे से ना बन पाए। ऐसा भी हो सकता है कि चित्र बनाने में आपको बहुत ज़्यादा समय लगे। तब हम आंकड़ों को जो सारणी के रूप में है उन्हें आकर्षक रूप से कैसे दिखाएं, तो उसके लिए एक और तरीका है बार डायग्राम यानी दंड आरेख। दंड आरेख के द्वारा भी हम जो हमारे आंकड़े हैं उनको बहुत ही आकर्षक रूप में और तुरंत सूचना प्राप्त करने वाला बना सकते हैं। तो वो भी हम देखते हैं कि एक हमने उदाहरण लिया है, ये भी आपके दैनिक जीवन का ही है कि कुछ कक्षा 6 के बच्चे हैं और उनको 5 विद्यार्थी हैं, उनके पूर्णांक 600 में से प्राप्तांक मिले हैं। राम, आकाश, प्रिया, मुस्कान और किरण। अब टेबल को देखकर भी आप बता सकते हैं कि किस बच्चे को सबसे अधिक अंक मिले हैं। तो मुस्कान को सबसे अधिक अंक 550 600 में से, और सबसे कम अंक किस विद्यार्थी को प्राप्त हुए हैं, तो प्रिया को 300 अंक प्राप्त हुए हैं। जो सबसे कम है उसको अधिक मेहनत की आवश्यकता है। अब इस जो सारणी के रूप में हमारे आंकड़े हैं उसको हम आकर्षक रूप में दंड आरेख द्वारा कैसे दिखाएं, तो बच्चों इसको हम सीखते हैं। यहाँ पर यही टेबल है और हम यहाँ पर दंडों के माध्यम से, जो कि आयताकार दंड हैं, आप ये देख रहे हैं कि आयताकार दंडों के द्वारा हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसके लिए हमें करना क्या है, तो कुछ चीज़ें हमें जानना आवश्यक है दंड आरेख बनाने समय। एक तो ये कि जितने भी हम दंड ले रहे हैं, जितने बच्चे हैं हमने उतने दंड लिए हैं, और ये दंड एक ही आधार पर हैं। ये क्षैतिज अक्ष पर दिए हुए हैं विद्यार्थी, और जो वाई अक्ष है यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष, उस पे हमने इनके प्राप्तांक लिए हैं। प्राप्तांकों के लिए हमने एक पैमाना माना है, उचित पैमाना हमें मानना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम पैमाना नहीं मानेंगे तो हम उसे जो है वो कॉपी पे अपने प्रदर्शित कैसे करेंगे इतने बड़े आंकड़ों को। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर 50 अंक के बराबर मान लिया, यानी जो ये 100 अंक हैं वो 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक पैमाना मानना है वाई एक्सिस पे। दूसरा, आप यहाँ पर जो आयताकार दंड देख रहे हैं उनकी चौड़ाई सभी दंडों की समान है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि दंडों के बीच की दूरी, ये आप देख रहे हैं कि सबकी समान है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी जो है वो भी समान होनी चाहिए, और तब आप ये दंड आरेख आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको भी एक एक्टिविटी के द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे खेल खेल में हम इसको बना सकते हैं, किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये एक दंड आरेख के लिए हमने एक एक्टिविटी के लिए बनाया। इसमें देखिए राम, आकाश, प्रिया, मुस्कान और किरण। अब इनके लिए हमें जो आयताकार दंड हैं वो बनाने हैं, और जिससे कि हम इनके बारे में सूचनाएं दे सकें। तो बच्चों इसके लिए क्या करते हैं, आप इस तरह की पट्टियां बना लीजिए, और ये देख रहे हैं आयताकार पट्टियां जो हैं वो आपकी चौड़ाई में एक बराबर हैं, और इसके द्वारा हम खेल खेल में अभी देखिएगा किस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो राम के लिए हमने क्या किया, राम को कितने 450 अंक मिले हैं 600 में से। तो हमने यहाँ पर राम वाली जो दंड है इसको इस तरीके से, देख रहे हैं आप किस तरह से हम खेल खेल में सीख रहे हैं। ये 450 तक आपने इसको प्रदर्शित कर दिया। आकाश को अंक मिले हैं 500। तो अब हमने क्या किया, आकाश के लिए आप इस तरह से किसी और प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। ये देखिए आकाश का हो गया। अब प्रिया को 300 अंक मिले हैं, तो हमने क्या किया, ये
ये हो गए प्रिया के अंक। और अब मुस्कान को सबसे ज़्यादा 550 अंक मिले हैं। तो अब हम इसको भी दिखा देंगे। और किरण को 400 अंक। तो किरण के लिए भी यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इसको देखते हुए 400 अंक आसानी से हमने खेल खेल में एक्टिविटी के द्वारा देख लिया। आप कोई और प्रश्न हो तो आप इसके प्राप्तांक या कोई और भी चीज़ को आप बदल कर इन स्ट्रिप्स को आगे पीछे करके और आप दूसरे प्रश्न के लिए भी इसी तरह की पट्टियों से आप दंडारेख खींच सकते हैं। अब इस दंडारेख को देखिए कि किस दंड की लंबाई सबसे अधिक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मुस्कान को जो प्राप्तांक मिले हैं वो सबसे अधिक है, क्योंकि इस दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम अंक किसको मिले हैं? प्रिया को, क्योंकि इस दंड की ऊंचाई सबसे कम है। तो आप इस दंड आरेख को देखकर या बार डायग्राम को देखकर आसानी से निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो खेल खेल में आपने इसे भी सीख लिया। अब इस दंड आरेख को हम ग्राफ पेपर पर भी खींच सकते हैं। ग्राफ पेपर पर खींचने का हमें फायदा क्या है? ग्राफ पेपर जब हम यूज करते हैं तो उसमें पहले से ही 1-1 सेंटीमीटर के ये बड़े बड़े खाने आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये बने होते हैं। तो हमारे जो हम इस पे खींचते हैं उसकी शुद्धता, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तो ग्राफ पेपर पे हम इसे और अच्छे तरीके से भी दिखा सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको यहाँ पर पैमाना लिखना होगा ऊपर कि आपने कौन सा पैमाना माना है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? तो यहाँ 1 सेंटीमीटर 50 अंक के बराबर है। और आपको वाई एक्सिस पे प्राप्तांक दिखाने हैं, शिक्षार्थी जो है हमें एक्स एक्सिस पे दिखाने हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो हमने दंड या बार खींचे हुए हैं उनकी चौड़ाई बराबर है। और क्या है, इनके बीच की दूरी भी, दंडों के बीच की दूरी भी बराबर है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे तो आप बार डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। दंडारेख के निरूपण से संबंधित आवश्यक नियम जो मैंने अभी बताए थे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि दंडारेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर लिखेंगे शीर्षक के रूप में। पैमाना अवश्य लिखना है आपको, और पैमाना इस तरीके का होना चाहिए कि हमारा जो चित्र हम बना रहे हैं, जो दंडारेख बना रहे हैं, वो इतना भी बड़ा ना हो जाए कि हमारे कॉपी में या हम जिस चार्ट पे या जिस चीज़ पे भी बना रहे हैं उसमें आए ही ना, या फिर इतना छोटा हम बना दें कि वो चित्र स्पष्ट ही ना हो। तो इस पैमाने को ध्यान में रखना होगा। सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, दंडों के बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए, और दंड एक ही आधार पर होने चाहिए। तो इस तरीके का अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अच्छा दंड आरेख बना सकते हैं और आंकड़ों को सुंदर, आकर्षक और सहज रूप में दिखा सकते हैं। अब अगर इस तरह का हो कि ये हमने अभी जो दंड आरेख बनाया था उसमें 1 गुण वाले आंकड़े थे, शिक्षार्थी दिए थे और उनके प्राप्तांक दिए थे। लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके का हो कि उसमें भिन्न भिन्न गुण वाले आंकड़े हों और उन्हें एक साथ प्रदर्शित करना हो, तब हम दंडारेख कैसे खींचें? तो बच्चों उसे मिश्र दंडारेख द्वारा हम दिखाते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल है कि विद्यालय में कक्षा 6, 7, 8 में बालक, बालिका और कुल शिक्षार्थियों की संख्या की एक सारणी दी हुई है। और इस सारणी में आप देख रहे हैं कि 3 गुण वाले आंकड़े हैं, यानी कक्षा 6, 7, 8 के बालकों के आंकड़े हैं, बालिकाओं के आंकड़े हैं और योग के आंकड़े हैं। तो अभी हम लोगों ने जब दंडारेख बनाया था तो क्या किया था, एक तरह की, एक कलर की ही स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया था। जो हमने पट्टियां आयताकार काटी थी वो एक कलर की थी क्योंकि 1 गुण वाले आंकड़े थे। अब हम क्या करेंगे, जब मिश्रित दंडारेख खींचेंगे तो फिर उसे अलग अलग रंग से भी प्रदर्शित करेंगे। जैसे बालक के आंकड़े के लिए अलग कलर लेंगे, बालिकाओं के लिए अलग और योग के लिए अलग। तो चलिए बच्चों इसको भी एक एक्टिविटी के द्वारा देखते हैं। ये देखिए मिश्रित दंडारेख हम कैसे बनाएं। तो यहाँ कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 तीनों में बालक, बालिकाओं और योग के आंकड़े हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि बालक के
आंकड़ों को दिखाने के लिए जो हमने आयताकार पट्टियाँ ली हैं, जिनको हम दंड कहेंगे, वो एक कलर के हैं जो हमने ये लिए हैं। बालिकाओं के लिए हमने दूसरे कलर का इस्तेमाल किया है और योग के आंकड़े हम तीसरे कलर से दिखाएंगे। अब इसे कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कक्षा 6 में बालकों की संख्या क्या है? 20। तो हम यहाँ पर उसी तरीके से जैसे हमने जो एक गुण वाले आंकड़े थे उनको दिखाया था, ये देखिए यहाँ से 20 बालक हो गए। अब कक्षा 6 की बालिकाएं कितनी हैं? 35। तो यहीं पे ही हम कक्षा 6 में ही इसको दिखाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे इस दंड को? 35 तक। ये हो गया, ये देखिए। और अब योग कितना हो जाएगा? योग है 55। तो हम क्या करेंगे, इसको 55 तक लेके आएंगे। ये देखिए कितनी आसानी से हम, और इससे अलग अलग क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 55, ये हो गया हमारा कक्षा 6 के आंकड़ों का मिश्र दंडारेख द्वारा प्रदर्शन। अब हम कक्षा 7 को देखते हैं। तो कक्षा 7 में बालकों की संख्या है 10। तो हम ये बालकों के लिए हमने पीली दंड का प्रयोग किया है, तो हम यहाँ पर ले आएंगे, ये 10 पे आ गया। बालिकाओं की संख्या है 20, ये बालिकाएं हमारी, और हम इसको 20 पे करेंगे, यहाँ से देखिए। और योग हमारा है 30, 10 बालक 20 बालिकाएं, योग कितना हो गया? 30। ये हो गया। अब 8 का देखें तो 8th में, कक्षा 8 में 25 हमारे बालक हैं, तो हमने इसको जो है 8th वाले में, ये देखिए 25 हमारे बालक हो गए। बालिकाएं हमारी हैं 15, तो हम इसको जो ये बालिकाओं के लिए दंड है उसको कहाँ तक ले जाएंगे? 15 तक। अब देख रहे हैं कि हम लोग खेल खेल में कितने अच्छे से इसको कर पा रहे हैं। और योग हो गया 40, तो हमने इसको बना लिया। ये देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने मिश्र दंडारेख बना लिया है। ये आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। और इससे अब हम कैसे सूचनाएं प्राप्त करें? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस कक्षा में विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं कि योग वाली दंड को देखिए। तो योग वाले दंड में, कक्षा 6 में योग वाले दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि कक्षा 6 में सबसे ज़्यादा बालक बालिकाओं का योग है, यानी शिक्षार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। अगर ये मैं आपसे पूछूं कि बालिकाओं की संख्या किस कक्षा में सबसे ज़्यादा है, तो बालिकाओं वालों में देखिए कक्षा 6 में ही बालिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, और बालकों की संख्या कक्षा 8 में सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से और भी आप प्रश्न बना सकते हैं। इसको देख के आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, जो कि सारणी के रूप में जब हम इन्हें प्रदर्शित करते थे तो इतना आकर्षक नहीं लगता था। और अब हमने देखा कि हम कितने आकर्षक तरीके से आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं और तुरंत देखते ही सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी हम ग्राफ पेपर पर निरूपित कर सकते हैं। ग्राफ पेपर पर निरूपित करने का मैंने एक फ़ायदा आपको बताया था कि आपकी एक्यूरेसी, शुद्धता बढ़ जाती है, आपसे गलतियां कम होंगी। इसमें भी आपको क्या करना क्या है, जैसे हमने अलग अलग दंडों का, अलग अलग रंग के दंडों का प्रयोग किया था, क्योंकि हम मिश्रित दंडारेख बना रहे थे। इसमें अलग अलग गुण वाले आंकड़े हैं, तो हम उसे अलग अलग रंगों से ही प्रदर्शित करेंगे। और यहाँ पर आप दिखाएंगे कि आपने बालक के लिए किस रंग का यूज़ किया है, किस रंग का दंड यूज़ किया है, ये आपको दिखाना होगा। पैमाना भी आपने क्या माना है, 1 सेंटीमीटर 5 शिक्षार्थी, तो ये भी आपको प्रदर्शित करना होगा। तब आप मिश्र दंडारेख आसानी से बना सकते हैं।
कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 के दंडों के बीच में आप दूरी देख रहे हैं वो भी बराबर है, 1-1 सेंटीमीटर। आप उसे 2 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं अगर आपकी कॉपी में जगह है, ग्राफ में जगह है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बच्चों, आपने आज दंडारेख, मिश्र दंडारेख, पिक्टोग्राफ या चित्रारेख को बनाना सीखा। चलिए हम अपने पाठ को दोहरा लेते हैं कि हमने क्या सीखा। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, वो या चित्रारेख जिसे हम कहते हैं, आंकड़ों को चित्र के रूप में प्रदर्शित करता है और उसकी व्याख्या करके हम विभिन्न प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। और आंकड़ों को हम दंडारेख या बार डायग्राम द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। वो ऐसा हम इसलिए करते हैं कि जब पिक्टोग्राफ बनाते हैं तो हो सकता है कि हम अच्छी तरीके से चित्र ना बना पाएँ या चित्र बनाने में ज़्यादा समय लगे, तो हम उसके लिए दंडारेख या बार डायग्राम भी बना सकते हैं। दंडारेख में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि समान दूरी पर और समान चौड़ाई के ही हम दंड बनाएं, चाहे उसे हम ऊर्ध्वाधर अक्ष पर निरूपित करें या क्षैतिज दंड बनाकर दिखाएं। दंड की लंबाई वांछित सूचना जो हमें प्राप्त करनी है उसको दर्शाती है और हमें आंकड़े जितने भी हैं, आंकड़ों की संख्या की दृष्टि से ही दंडारेख बनाते समय पैमाना मानना चाहिए। और मिश्र दंडारेख के द्वारा हम भिन्न भिन्न गुण वाले आंकड़ों को एक साथ प्रदर्शित कर सकते हैं। बच्चों, आज हमने जो सीखा है उस आधार पर कुछ गृह कार्य जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपने पिक्टोग्राफ और दंड आरेख बनाना सीख लिया है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप जान ही गए होंगे कि ये एक पिक्टोग्राफ है या चित्रारेख। अब आपको करना क्या है कि किसी सप्ताह में विभिन्न दिनों में बेची गई घड़ियों की संख्या नीचे दर्शाई गई है और जहाँ एक घड़ी का चित्र एक घड़ी को निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है। अब आपको क्या इस चित्र को देखकर बताना है कि किस दिन बेची गई घड़ियों की संख्या अधिकतम है। तो आप बता सकते हैं कि किस दिन, यहाँ पर दिख ही रहा है कि आपको रविवार को सबसे ज़्यादा घड़ियाँ बेची गई, या मंगलवार को कितनी घड़ियाँ बेची गई, सप्ताह में कुल कितनी घड़ियाँ बेची गई, सोमवार मंगल में से किस दिन ज़्यादा घड़ियाँ बेची गई। तो आप यहाँ से प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आगे एक और प्रश्न है जिसमें कि दंडारेख है और इसमें बताना है कि वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी। तो 2001 का आप दंड देखिए, ये यहाँ पर शिक्षार्थियों की संख्या लिखी है जो कि 40 तक है। तो ये पता चल रहा है कि शिक्षार्थियों की संख्या 40 है और शिक्षार्थियों की संख्या अधिकतम किस वर्ष में है। तो जिस दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा है उस वर्ष में अधिकतम शिक्षार्थी होंगे। एक प्रोजेक्ट कार्य, बच्चों कक्षा 5 का परीक्षा फल तो आपके पास होगा और उसमें आपके जो भी विषय हैं उसमें प्राप्तांक भी दिए होंगे। उन प्राप्तांकों का दंडारेख आपको बनाना है। और कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे आप दंड यानी जो विषय हैं आपके कि गणित विषय में कितने प्राप्तांक मिले उनके दंड निरूपित करेंगे और वाई एक्सिस पे आपके जो प्राप्तांक है वो दिखाएंगे और इस तरीके से आप अपनी प्रगति भी देख सकते हैं। जिस दंड की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी उस आपको विषय में सबसे ज़्यादा अंक मिले होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।